आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी स्टुपिडिटी से अवगत करवाऊंगा जिसका दंश लगभग हर सनातनी कभी न कभी झेलता है, तो वीडियो अंत तक अवश्य देखना। चैप्टर 1 द स्टूपिड कंफ्यूजन। एंशिएंट हिंदूज के साइंटिफिक कंट्रीब्यूशंस को नकारने वाले तथाकथित नास्तिक और प्रोपेगेंडा की दुकान चलाने वाले लोग अनेक अवसरों पर सनातनियों को चिढ़ाते हुए कहते हैं कि ये हिंदू क्या साइंस देंगे, इन्हें तो ग्रह, मून और सूर्य में अंतर भी नहीं पता, क्योंकि हिंदू एस्ट्रोनॉमी में बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति और शनि ग्रह के साथ साथ सन और मून को भी ग्रह बताया गया है। इतना ही नहीं, राहु और केतु को भी ग्रह बताया गया है, जबकि ऐसे कोई प्लैनेट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। पर क्या सनातनी इतने मूर्ख थे या सत्य कुछ और है? चलिए इस वीडियो के अंत तक आपके ज्ञान के कपाट खुल ही जाएंगे। चैप्टर 2 ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्लैनेट्स। मॉडर्न कॉस्मोलॉजी में डिफाइंड प्लैनेट्स और हिंदू एस्ट्रोलॉजी में बताए गए ग्रह दोनों सेम नहीं अपितु अलग अलग सेलेस्टियल चीजें हैं। एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रह के लिए कोई डायरेक्ट वर्ड है ही नहीं। पहले प्लैनेट्स की बात करते हैं। प्लैनेट ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से निकलता है, जिसका अर्थ है वॉन्डरर या कहे भटकने वाला। इवन पश्चिमी एस्ट्रोलॉजी में भी सन और मून को एज प्लैनेट्स रेफर किया जाता था। कारण था क्योंकि पृथ्वी से देखने पर ये सब पोजीशंस बदलते हुए दिखाई देते हैं। इवन कई एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने भी सन, मून, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न इन सातों को प्लैनेट्स माना था, क्योंकि नेकेड आई से इन्हें ही मूव होते हुए देखना संभव था। ऐसी कुछ सिविलाइजेशंस थी बेबीलोनियंस, इजिप्शियंस, मायंस, ग्रीक्स और रोमन्स। आज आमतौर पर प्लैनेट एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी के लिए यूज होता है जिसमें इतना मैटर तो हो कि वो ग्रेविटी से स्फेरिकल शेप ले पाए, पर इतना मैटर ना हो कि अपनी ही ग्रेविटेशनल फोर्स से उसमें फ्यूजन ना शुरू हो पाए। अब आप प्लैनेट्स को समझ चुके हैं, तो चलिए ग्रह और प्लैनेट्स का डिफरेंस देखते हैं। चैप्टर 3 ग्रह वर्सेस प्लैनेट्स। ग्रह और प्लैनेट्स को लोग सेम समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मॉडर्न साइंस में प्लैनेट्स की डेफिनेशन बदलती रहती है। करंटली नासा के अकॉर्डिंग प्लैनेट की डेफिनेशन कुछ ऐसी है। प्लैनेट एक स्टार के चारों ओर घूमता है। हमारे केस में ये स्टार सन है। प्लैनेट में इतनी ग्रेविटी होनी चाहिए कि जिससे वह स्फेरिकल शेप अटेन कर सके, और ये ग्रेविटी इतनी होनी चाहिए कि और कोई समान वस्तु सूर्य के चारों ओर प्लैनेट की परिधि में ना आ पाए। जबकि संस्कृत शब्द ग्रह का शाब्दिक अर्थ है जो होल्डिंग पावर रखता हो, एक और अर्थ है जो मूव करता हो। मतलब जो पृथ्वी पर मानव जीवन पर कुछ होल्डिंग पावर रखे और जो मूव करे वो ग्रह है। ऐसा नहीं कहा गया कि जो सूर्य के चारों ओर मूव करे वो ग्रह है। तो इस डेफिनेशन में सूर्य भी एक ग्रह हो जाता है, क्योंकि ये अर्थ से मूव करता हुआ दिखाई देता है और यह मानव जीवन को प्रभावित करता है। तो प्लैनेट और ग्रह बाय देयर वेरी डेफिनेशन अलग अलग अर्थ रखते हैं, ये सेम नहीं है। पर अभी प्रश्न ये है कि राहु और केतु पर सनातनी क्या बोलेंगे। चैप्टर 4 रियलिटी ऑफ राहु एंड केतु। सनातनियों को रिडिक्यूल करने का एक आर्गुमेंट है कि हमारे 9 ग्रहों में राहु और केतु हैं, जबकि ऐसे कोई प्लैनेट्स ना तो दिखाई देते हैं ना एग्जिस्ट करते हैं। तो अब इनका सत्य जानते हैं। वास्तव में राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है, अर्थात ये कोई फिजिकली प्रेजेंट ग्रह है ही नहीं, बल्कि छाया ग्रह है। राहु और केतु सूर्य के रिस्पेक्ट में अर्थ और चंद्रमा की कॉम्प्लेक्स ट्रेजेक्ट्री में 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। राहु नॉर्थ लूनर नोड है और केतु साउथ लूनर नोड है। इन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग लूनर नोड्स भी कहा जाता है। ये बस 2 ऐसे पॉइंट्स हैं या कहें लाइन ऑफ साइट है जिन पर चंद्रमा और सूर्य जब आ जाए तो इक्लिप्सेस घटित होते हैं। राहु और केतु की कोई फिजिकल प्रेजेंस है ही नहीं। इन्हें ग्रह केवल 2 कारणों से माना गया है। एक, ये मानव जीवन को प्रभावित करते हैं, और 2, क्योंकि इनकी बदलती पोजीशंस हेल्प करती हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भविष्य के ग्रहणों का समय पता लगाने में। राहु और केतु को लेकर जो पौराणिक स्टोरी है वो मेरे ओपिनियन में एक कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट का पोएटिक वर्जन मात्र है। राहु और केतु को चाइनीज सिविलाइजेशंस में भी जाना जाता है, जिसके बारे में हम फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे। आशा है अब आप भी सनातनियों पर लगने वाले एक दंश का एंटीडोट रखते हैं। और हाँ, चिंता ना करें, क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।